नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है करंट अफेयर बूस्टर के सीजन नंबर 4 सेशन नंबर 6 में। आज हम आ गए हमारे छठे सेशन पर। उम्मीद करता हूं अभी तक के पांचों सेशन आपने अच्छे से देख लिए हैं। मैं हर बार ये सवाल इसलिए पूछता हूं बिकॉज एक लिंक बन जाती है। हमारे टॉपिक्स जिस तरह से हम ले रहे हैं सब आपस में जुड़े हुए होते हैं। अगर आपने सेशन 1 से यात्रा शुरू की है और हमारे साथ धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, तो जब तक हमारा ये सीजन कंप्लीट होगा 20 सेशंस का जनवरी 2021 में, आपकी बहुत सारे विषयों पर अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। तो भैया एक बार कमेंट थ्रेड में फटाफट कंफर्म करो कि यस सर, अभी तक के पूरे 6 सेशन बढ़िया देख लिए। जिन्होंने हमें बाद में ज्वाइन किया, आपके लिए प्लेलिस्ट अवेलेबल है हमारे यूट्यूब चैनल पर। उस प्लेलिस्ट में जाइए और सीए बूस्टर 4 की प्लेलिस्ट को देखकर सीजन 4 की अपनी पूरी तैयारी कर लीजिए। शुरू करते हैं आज का काम प्यारे साथियों। बहुत कुछ आपके साथ हमें पढ़ना है। सबसे पहली खबर जिसमें सीखने के लिए बहुत कुछ है वो हम देखेंगे। लेकिन भाई सेशन को लाइक और शेयर कर लिया ना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया। और आपको अब हम एक टारगेट दे रहे हैं भाई। ये टारगेट है कि आपको अपने 15 से 20 साथियों को चैनल के साथ जोड़ना है। ठीक है, थोड़ा आपका भी प्यार मिले तो मजा आएगा काम करने में। तो आज की पहली खबर जो है दोस्तों, वो नेचुरली इलॉन मस्क की खबर है। लेकिन इस खबर में सिवाय इसके कि उसने कितना पैसा बना लिया और वो जेफरी बीजोस से आगे निकल गए, ये सब तो खैर है ही। देखिए, इलॉन मस्क जो 49 ईयर ओल्ड बिलियनियर हैं और उन्होंने दुनिया में पिछले 2, 3, 4 सालों में काफी प्रसिद्धि हासिल की है। आज की खबर है कि जितने अमीर लोगों की सूची होती है बाय या देयर मार्केट कैपिटलाइजेशन, देयर वेल्थ एक्सेट्रा, बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं। उसमें इलॉन मस्क साहब जो हैं 190 बिलियन डॉलर का उनका नेट वर्थ हो गया है। 190 अरब डॉलर। 1 अरब डॉलर होता रफली 7,500 करोड़ रुपए। तो आदमी की ताकत का अंदाजा आप लगा सकते हैं। जेफरी बीजोस जो हैं उनके बिल्कुल ठीक पीछे पीछे ही हैं। और ये जो 1, 2, 3, 4 होता है, तीसरे नंबर पर बिल गेट्स और अन्य लोग, ये ऊपर नीचे होता रहता है। तो इट डजंट मीन मच। टॉप 10, टॉप 20 में कोई भी अगर आ गया तो प्रैक्टिकली सब बराबर ही होते हैं। एनीवे, अब अगर आप ये देखते हैं, इलॉन मस्क की सबसे बड़ी विशेषता यह रही कि पिछले 1 साल में उनकी संपत्ति नेटवर्थ 150 अरब डॉलर बढ़ गया। इस बात को समझिएगा। ऐसा क्या जादू हुआ पैंडेमिक के समय कि इलॉन मस्क एकदम से निकल कर आगे आ गए? इसका जवाब आपको अभी मिलेगा जब मैं आपको यह बताऊंगा कि इलॉन मस्क दरअसल क्या क्या व्यापार करते हैं। What are the various enterprises which Elon Musk is actually involved in? जब आप इसको देखेंगे तो आपको मेरी बताई हुई एक और बात समझ में आएगी, that the decade up till 2030 is going to be nothing like we have seen in the past 100 years. और इलॉन मस्क का इस तरह छलांग लगा के आगे जाना मेरी कही हुई इस बात का बहुत बड़ा प्रमाण बन गया है एक तरह से। तो दोस्तों, कहानी क्या है? द विजार्ड ऑफ इनोवेशन एंड फ्रेश थिंकिंग हैज बीन फाइनली रिवॉर्डेड विथ द हाईएस्ट नेटवर्थ रैंकिंग। काफी लंबे समय से इलॉन मस्क खबरों में बने हुए हैं, कभी हाइपर लूप के लिए, कभी मंगल पे पहली कॉलोनी बनाने के लिए, कभी गीगा फैक्ट्रीज के लिए, कभी टेस्ला की गाड़ियों के लिए, कभी वो माइंड का न्यूरल नेटवर्क बनाने के लिए। लेकिन इस रैंकिंग में वो आ ही नहीं पा रहे थे। वर्ष 2020 इलॉन मस्क के लिए ब्रेक थ्रू ईयर साबित हुआ। और क्या साबित हुआ? सबको पछाड़ते हुए वो आगे निकल गए। आप बहुत अच्छे से एक बात और जानते हैं, एलॉन मस्क इज नॉट योर रेगुलर बिजनेसमैन, ही इज नॉट द रेगुलर एंटरप्रेन्योर। ये काफी हटके है आदमी, और ये बोलने में भी कई बार बड़ी कड़वी बातें ट्विटर पे बोल जाता है। बहुत कुछ एक अनकन्वेंशनल लाइफस्टाइल है और वो डरता नहीं है किसी से कुछ बोलते समय। तो एलॉन मस्क साहब की कहानी जो है सबसे रिचेस्ट अब हो चुके हैं। पर्सनली उनका दावा है कि मुझे धन दौलत में ज्यादा रुचि नहीं है। कोई बात नहीं सर, कुछ 1 बिलियन डॉलर हमको दे दो, दिक्कत क्या है? इनका कहना है कि मुझे धन दौलत में ज्यादा रुचि नहीं है, और मेरा जो इक्विटी स्टेक है, शेयर होल्डिंग है मेरी कंपनियों में, उसके अलावा मुझे ऐसा नहीं है कि भैया टनों से मुझे सिक्के गिनने और ये सब, बिल्कुल नहीं। मैं ये चाहता हूं, ऐसा इलॉन मस्क कहते हैं, कि होमो सेपियंस, हमारी ये जो प्रजाति है, मानव प्रजाति, ये एक स्पेस फेयरिंग सिविलाइजेशन बने। तो ये पहले ऐसे एंटरप्रेन्योर हैं ह्यूमन हिस्ट्री के जो ऐसी बातें कर रहे हैं। ये क्या बोलते हैं? मेरा रिटेल में नंबर 1 हो। ये क्या बोलते हैं? दुनिया में गरीबी कम हो, सॉफ्टवेयर बढ़िया हो। ये क्या बोलते हैं? तुम्हारा सारा डेटा और अगली 7 पुश्तों का डेटा मेरे को दे दो, वगैरह वगैरह वगैरह। ये बोलते हैं कि होमो सेपियंस अंतरिक्ष में विचरण करने वाली प्रजाति बने। मतलब कितनी बड़ी बात।
कोई बोले तो मतलब हमें तो बोलने में डर लगे कि लोग हंसेंगे, लेकिन ये इंसान ने वो करना शुरू कर दिया है। सवाल यह है कि क्या वो वाकई होमोसेपियंस को स्पेस फेयरिंग स्पीसीज बना पाएंगे। ये सारे इनपुट्स जो मैं आपको दे रहा हूं ना, ये काफी अनुभव के बाद बातें जो समझ में आती हैं, मैं सरल भाषा में आप तक लेकर आता हूं। आई होप आपको ये अंदाज पसंद आ रहा है और आई होप इससे आपका बहुत फायदा भी हो रहा है तो कमेंट थ्रेड में बताते चलो, क्या वो ऐसा कर पाएंगे। तो दोस्तों, एक प्रेडिक्शन अब आप हमारा सुन लीजिए। वर्ष 2030 समाप्त होने से पहले पहला इंसान, आदमी या औरत, मंगल ग्रह पर उतर चुका होगा। इट इज माई प्रेडिक्शन दैट बिफोर 2030 रन्स आउट, the first man or woman homo sapiens would have been taken by Elon Musk to Mars. दूसरा प्रेडिक्शन भी सुन लीजिए। The first human colony on Mars will be created before 2040 runs out. सन 2040 समाप्त होने से पहले मंगल ग्रह पर पहली मानव बस्ती बना दी गई होगी। अब जब पहली मानव बस्ती वहां बनेगी तो उससे जुड़े बहुत सारे सवाल आएंगे कि वहां कॉन्स्टिट्यूशन क्या चलेगा, क्या वहां देश होंगे, वहां का कानून क्या होगा, वहां पुलिस होगी क्या, आर्मी होगी क्या। मतलब ये बहुत बड़े हैं सवाल जो है। और इलॉन मस्क को पहले व्यक्ति शायद बनने वाले, हो सकता है नासा पहले निकल जाए, इसरो पहले निकल जाए, कह नहीं सकते, ये तो साइंस टेक्नोलॉजी की बात है, कोई भी आगे निकल जाता है, ब्रेक थ्रू जिसने पहले कर लिया। लेकिन इलॉन मस्क शायद आज ऐसा लग रहा है पहले इंसान होंगे जिन्हें मार्स का पूरा गवर्नेंस सिस्टम बनाने का मौका मिलेगा। तो दोस्तों, मेरे दो सवाल आप यहीं की यहीं नोट करें। What does Elon Musk mean when he says that I want Homo sapiens to be a space-faring civilization? आज का पहला सवाल। अच्छा, ये सब जो मैं आपको सवाल वगैरह दे रहा हूं, सोचने के बिंदु दे रहा हूं, अभी मैं 2 मिनट में आपको आज जो यूपीएससी मेंस का पहला पेपर हुआ है ऐसे का वो दिखाऊंगा। उसमें जो टॉपिक्स आए हैं ये वो चीजें हैं जो हम हमारी क्लासेस में रोजाना बच्चों से बात करते हैं। तो आप अगर सिंसियरली जुड़े रहेंगे हमारी इस फ्री सीरीज में, हमारी प्रीमियम सीरीज में, सीए बूस्टर प्रीमियम, पावर ऑफ 10 और हमारे आईएएस के पूरे कोर्सेस में, आपकी तैयारी बहुत शानदार होगी, गारंटी है। तो ये हमारा पहला सवाल था। हमारा दूसरा सवाल वो यहां से निकल कर आएगा। देखिए, इलॉन मस्क को बहुत सारी विफलताएं जीवन में मिली हैं, ये सब देख रहे हैं आप, ये सारी विफलताएं रही हैं इलॉन मस्क की। लोग उन पर बहुत हंसते थे, एक समय था उनको पागल कहा जाता था। लेकिन इस व्यक्ति को अपनी सोच पर भरोसा था कि आने वाला समय साइंस और टेक्नोलॉजी का होगा, जो टिपिकल एक ह्यूमन बिगटरी होती है उसके लिए दुनिया में जगह नहीं होगी, ऐसा इसका मानना। और ऐसे एनीवे ये तो अपनी दुनिया बसाने मंगल ग्रह पर निकला है। ये इसकी फेलियर की बहुत लंबी चौड़ी सूची है। मैं यहां एक बहुत बड़ा मैसेज आपको देना चाहता हूं प्यारे दोस्तों। इलॉन मस्क अगर हिंदुस्तान में रहा होता तो शायद इतना बड़ा कभी नहीं बन पाया होता। जानते हैं क्यों? हमारे यहां फेलियर होने पर मजाक उड़ाया जाता है। अमेरिका जैसे देशों में फेलियर होने पे लोगों का सम्मान किया जाता है। यू विल बी शॉक्ड टू हियर दिस, यही सच्चाई है। आप अपने जीवन में खुद देखें, मैं अपने जीवन में देखूं, जब जब हम फेल होते हैं लोग हमारी हौसला अफजाई नहीं करते हैं, लोग मजाक उड़ाते हैं। 10 में से 9 लोग, और एक आदमी होगा जो हौसला अफजाई करेगा। अमेरिका में आप जाएंगे 10 में से 9 लोग ये बोलेंगे अच्छा आप इसमें फेल हुए तो आपने उससे क्या सीखा, और वो व्यक्ति की वैल्यू बढ़ जाती है। आप सोचिए, अरे भाई भारत में अभी तक इलॉन मस्क तो दूर दूर तक कोई दिख ही नहीं रहा है ना हमको। मैंने एक थोड़ी सी इंसाइटफुल बात कही है that when a society starts respecting, accepting and supporting failures, then the society prepare itself for a very long haul ahead and a long haul of success. हमें इस बात को समझना चाहिए। आप मुझसे एग्री करते हैं या डिसएग्री, बताइए कमेंट थ्रेड में। ये सारे धंधे हैं भैया जो एलॉन मस्क साहब चलाते हैं। टेस्ला सारी कंपनियों को छोड़कर आगे निकल गया है मार्केट कैपिटलाइजेशन में। हालांकि बनाता सिर्फ कुछ लाख कारें हैं, दूसरी कंपनियां कई मिलियन में बनाती हैं, लेकिन टेस्ला का मार्केट वैल्यूएशन दूसरों से बहुत आगे निकल गया है। और मैन्युफैक्चरिंग में उनकी इतनी कंपनियां हैं, एनर्जी में आपको पता ही है किस प्रकार से वो गीगा फैक्ट्रीज लगा रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन में हाइपरलूप, तो कहीं कहीं वो सीईओ हैं, कहीं कहीं इन्वेस्टर्स हैं, टेलीकम्युनिकेशन में स्टारलिंक में बोल रहे हैं हजारों सैटेलाइट का नेटवर्क बना दूंगा, इंफ्रास्ट्रक्चर एआई में बहुत काम कर रहे हैं, न्यूरालिंक बना रहे हैं जिसमें आज से 10 साल बाद सीधे दिमाग में नॉलेज चला जाएगा। आज से 10 साल बाद हो पाएगा कि नहीं पता नहीं, लेकिन मेरा आज का अगला प्रेडिक्शन सुन लीजिए। 2050 आते आते आपको जो भी नॉलेज चाहिए होगा आपके सिर में सीधे फिट कर दिया जाएगा। आप जाके एक कुर्सी पे बैठेंगे और पीछे से वो रॉड इंसर्ट होगी जैसे मैट्रिक्स मूवी में थी, और सारा नॉलेज
तो माँ बाप जो है अपने बच्चे को लेके नॉलेज सेंटर्स में जाएंगे, भाई साहब बच्चे को कंप्यूटर इंजीनियर बनाना है। हाँ बना देंगे, बैठिए बैठिए, हाँ बैठो बेटा कंप्यूटर इंजीनियर बनोगे, जी अंकल। तो वो बैठा देगा और पीछे से वो रॉड लगाएगा दिमाग में, चलो कंप्यूटर इंजीनियर बना दो इसको, और आप बैठे बैठे 5 मिनट में और आप बाहर आए तो कंप्यूटर इंजीनियर। फिर आपका मूड बदल गया कि नहीं मजा नहीं आ रहा है, अंकल अंकल मुझे तो टेक्सटाइल्स इंजीनियर बनना है। नहीं बेटा ऐसा नहीं हो सकता, एक बार अब जब तुम बन गए, सरकार का नियम है 5 साल तुमको वही रहना पड़ेगा। आपको सुन के हंसी आ रही है ना? 2050 तक रुक जाओ और देखो क्या क्या होने वाला है। सर क्या बात कर रहे हो? यस सर मैं बात कर ही रहा हूं। एरोस्पेस में स्पेसएक्स, ये स्पेस एक्सप्लोरेशन कंपनी इनकी सबसे खतरनाक कंपनी है और इसी से ये मंगल ग्रह पे बस्तियां बनाने वाले हैं और ये इनके इन्वेस्टमेंट्स हैं। तो लोग क्या कहते हैं इनके बारे में पता है कि इलॉन मस्क जो है वो सब कुछ कर रहा है, अब दिख तो रहा ही है, और ऐसा नहीं है कि सब कुछ सफल हो रहा है, बट पॉइंट इज कि वो कर रहा है। बात समझ में आई? हमारा अगला सवाल नोट करें, व्हाट इज द बिजनेस फिलॉसफी ऑफ इलॉन मस्क? तो इसमें आपको सारे आंसर्स मिल जाएंगे। आपको पहली खबर में मजा आया कि नहीं ये बताओ यार आप तो मुझे। तो प्यारे दोस्तों अपने अंदर छुपे हुए इलॉन मस्क को जगाओ। हमारे साथ जुड़ेंगे प्रीमियम कोर्सेस में, आपको बहुत मजा आएगा। सीए बूस्टर प्रीमियम लेवल 1 और पावर ऑफ 10 लेवल 2 में एब्सोल्युटली टॉप ऑफ द क्लास प्रोफेशनल लर्निंग चलती है हमारी साइट पर। 11 जनवरी से पीटी की साइट पर ही शिफ्ट हो जाएगा। आप आए, जुड़े, सैकड़ों बच्चों के साथ पढ़ें, आपको बहुत मजा आएगा। आइए दोस्तों आगे चलते हैं। आज यूपीएससी की मेंस की एग्जाम थी और ये उसके मेंस के ऐसे के टॉपिक रहे हैं। मुझे बहुत खुशी है आपको बताते हुए कि ये जो टॉपिक्स आपके सामने दिख रहे हैं सेक्शन ए और सेक्शन बी में, ये सभी टॉपिक्स पर हमने बहुत डिटेल में कंटिन्यूअसली डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली स्टूडेंट्स के साथ बात की है। लाइफ इज अ लॉन्ग जर्नी बिटवीन ह्यूमन बीइंग एंड बीइंग ह्यूमेन। तो आप होमोसेपियन से तो आप ह्यूमन बीइंग तो हो ही गए, लेकिन ह्यूमेन यानी मानवतावादी होना ये जरूरी थोड़ी है कि हर ह्यूमन बीइंग हो पाएगा। इस पर तो हमने कितनी बार आपके साथ बात की है। माइंडफुल मैनिफेस्टो इज द कैटलिस्ट टू अ ट्रैंक्विल सेल्फ। अगर आपको अपना जीवन पूरा शांतिपूर्ण चाहिए तो माइंडफुल मैनिफेस्टो यानी काम करते समय 100% कॉन्सेंट्रेशन काम पर होना, वही एक तरीका है। तो ये एक जनरल एब्स्ट्रैक्शन है। शिप्स डू नॉट सिंक बिकॉज ऑफ वाटर, शिप्स सिंक बिकॉज ऑफ वाटर दैट गेट्स इनटू देम। तो इसका मतलब यह है कि कांस्टेंट रीइंफोर्समेंट ऑफ योर लाइफ ऑब्जेक्टिव्स इज इंपॉर्टेंट। समझ रहे हैं? सिंप्लिसिटी इज द अल्टीमेट सोफिस्टिकेशन। अब आप याद कीजिए हमने जब आपके साथ गूगल की सफलता की बात की थी, किस प्रकार गूगल ने दुनिया के बाकी सर्च इंजिन्स को 97, 98, 99 में पछाड़ दिया, क्योंकि गूगल का इंटरफेस एकदम सिंपल, सरल, सफेद रंग का था। उसमें ज्यादा कुछ लिखा ही नहीं है। कस्टमर आया, सर्च करना है, सर्च करो, घर जाओ। बाकी लोग 50 विज्ञापन पहले ही सेज पे दिखा देते थे। इस वजह से गूगल ने सिंप्लिसिटी से पहली लड़ाई जीत ली। उसके बाद तो नेचुरली द मैसिव टेक्नोलॉजिकल सोफिस्टिकेशन विच गूगल हैड, सर्जे ब्रिन एंड लैरी, उन्होंने तो किया ही है, लेकिन सिंप्लिसिटी का एक उदाहरण। सेक्शन बी में कल्चर इज व्हाट वी आर, सिविलाइजेशन इज व्हाट वी हैव। तो यहां आप पूरा मानवता की जो सिविलाइजेशन यहां तक आई है, जिसमें आर्ट के आर्किटेक्चर, आर्टिफैक्ट सब कुछ आते हैं, और कल्चर वो जो हमारे शरीर में होता है, हमारी भावना में होता है, हमारी आत्मा में होता है, उससे जुड़े उदाहरण आपको देने हैं। There can be no social justice without economic prosperity, but economic prosperity without social justice is meaningless. 50 बार इस पे बात की हमने। महिलाओं के कंटेक्स्ट में हमेशा बोला है कि गिविंग पॉलिटिकल राइट्स टू विमेन इज मीनिंगलेस अनलेस दे आर इकोनॉमिकली एम्पावर्ड। तो ये उसी से निकली बात है। और दरअसल फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का इंटरप्ले है इस आर्टिकल में, इस लेख में, इस एसे में। पेट्रियार्की इज द लीस्ट नोटिस येट द मोस्ट सिग्निफिकेंट स्ट्रक्चर ऑफ सोशल इनइक्वालिटी। अपने चारों तरफ देख लीजिए, पेट्रियार्की पे तो हमने कितनी 500 बार बात कर ली कि हमारे चारों तरफ समाज में पुरुष प्रधान ढांचा है जो अदृश्य है, इसलिए लोग समझते हैं वो है ही नहीं, लेकिन वो तो है ना। और वो ग्रास रूट से चीजों का समान बना देता। मुझे बहुत खुशी है कि यूपीएससी ने इतने गंभीर मुद्दे लिए इस साल। टेक्नोलॉजी एज द साइलेंट फैक्टर इन इंटरनेशनल रिलेशंस, हुआवे, ZTE, 5G का बैनिंग, मेड इन चाइना 2025, ये सब क्या है? ये यही है। तो मैंने ये सब कवर करवा दिया है डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, क्लासेस में, सीए बूस्टर में। आप कॉन्फिडेंटली एक एक चीज नोट करें, एक एक चीज पर थिंकिंग करें। हम जब बोलते हैं इन क्वेश्चंस के उत्तर लिखो तो लिखें, आपको बहुत फायदा होगा। समझ में आ गया? तो आज का हमारा अगला सवाल, ये जो 8 टॉपिक्स यहां दिए हैं ना, आप में से कोई एक बीड़ा उठा लो
ये पूरे 8 टॉपिक्स पे एक एक दो दो बढ़िया पॉइंट कमेंट थ्रेड में लिखना है। अब अगर 8 पे नहीं लिख सकते, एक यहां से और एक यहां से, जो आपको एग्जाम में भी करना था, पिकअप वन फ्रॉम बोथ एंड राइट 3-4 ब्यूटीफुल पॉइंट्स। ये मान लो कि आप यूपीएससी की एग्जाम ही दे रहे हो, तो इस एक्सरसाइज में आपको मजा आया, आगे भी ऐसी एक्सरसाइज करें। तो प्यारे दोस्तों, अब हम बात करेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था की। मुझे आपको बताते हुए बहुत खुशी है कि मैं आज से अपनी नॉलेज सीरीज भी शुरू कर रहा हूं। जैसे पहले जो चलती थी ना, उसमें मैं आज इंडियन इकोनॉमी के ये जीडीपी कॉन्ट्रैक्शन पर एक अलग से आपके लिए 10 से 15 मिनट का सेशन भी आज रात के पहले रिलीज करूंगा। लेकिन फिलहाल यहां की बात करते हैं। तो ये आपको दिख रहा है दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, क्या कहते हैं भैया उसको, मॉस्पी, सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय। मॉस्पी हर 2 से 3 महीने में अलग अलग आंकड़े जारी करता है। पहले दोनों क्वार्टर के आंकड़े तो आ गए, अब तीसरे क्वार्टर का जीडीपी का आंकड़ा आना है। उसके पहले एडवांस एस्टीमेट ऑफ 2020-21 जीडीपी जारी हो गया है। वर्ष 2020-21 का अग्रिम अनुमान जीडीपी का क्या होगा। तो मॉस्पी यह कहता है कि इस साल का कॉन्ट्रैक्शन होगा 7.7%, यानी 8%। फाइनली भारतीय अर्थव्यवस्था का पहला अग्रिम अनुमान, एई कहते हैं इसको, एडवांस एस्टीमेट। फिर आते हैं प्रोविजनल एस्टीमेट, जो एक प्रावधानिक अनुमान होते हैं। फिर आते हैं रिवाइज्ड एस्टीमेट्स, ठीक है ना, एडवांस एस्टीमेट, प्रोविजनल एस्टीमेट, रिवाइज्ड एस्टीमेट। और पिछले सालों के जीडीपी को भी समय समय पर रिवाइज करके बताया जाता है, क्योंकि नया नया डेटा आ जाता है। तो यह लगभग 7.7% का संकुचन होने वाला है। पिछले एक साल हमने जितना भी आपस में इंटरेक्शन किया, तो मैंने आपको क्या फिगर्स बताए थे, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 की रेंज में बात होती रही। फाइनली 7.7 पर बात सेटल हुई है भैया। सरकार बोल रही है इतना संकुचन होगा। बहुत बड़ा फिगर है 7.7 भी। बहुत सारे एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि यह फिगर एक्चुअली -20% से ज्यादा होगा, क्योंकि सरकार ने इसमें इनफॉर्मल सेक्टर को सही ढंग से असेस किया ही नहीं है। प्रोफेसर अरुण कुमार का कहना है कि इनफॉर्मल सेक्टर में 30 से 40% का कॉन्ट्रैक्शन ऑलरेडी हो चुका है, और क्योंकि वो भारत के जीडीपी का 40 से 45% है, तो यह फिगर केवल इतना तो हो ही नहीं सकता। सरकार कहती है ऐसा नहीं है, हमने सारे एस्टीमेट लगा लिए और ये फाइनल है। तो इस तरह से दोनों व्यूज मैंने आपके सामने रख दिए। वेरियस कंपोनेंट्स आर बिहेविंग डिफरेंटली। आप जानते हैं जीडीपी को हम C+G+I+X-M में लेते हैं। मैं आज जो स्पेशल मेरा डेडिकेटेड एक सेशन अलग से दूंगा आपको इसके एनालिसिस पे, कॉन्ट्रैक्शन का एनालिसिस, उसमें आपको बारीकी से मॉस्पी का पूरा रिपोर्ट ही पढ़ा दूंगा, ठीक है, वो सेशन भी देख लीजिएगा। बिग चैलेंज इज इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट। भारत में जो निवेश की गति है अभी वो बहुत कम है, इनफैक्ट वो सिकुड़ती जा रही है। अब निवेश क्यों इंपॉर्टेंट होता है, जैसा हम कहते हैं ना कि आपको खुद में निवेश करना चाहिए, आपको अच्छी अच्छी बुक्स पढ़नी चाहिए, न्यूज़पेपर्स पढ़ने चाहिए, सीए बूस्टर की सीरीज बराबर देखनी चाहिए, अपने भाई बहनों को दिखानी चाहिए, मम्मी पापा को दिखानी चाहिए। इसको कहते हैं इन्वेस्टमेंट। क्यों? क्योंकि जब आप खुद में इन्वेस्ट करेंगे तो आने वाले समय में आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। उसी तरह एक अर्थव्यवस्था में अगर इस वक्त निजी क्षेत्र का, सरकारी क्षेत्र का निवेश होगा, तभी तो आने वाले क्वार्टर्स में आउटपुट आएगा ना। अनलेस यू पुट प्लांट्स एंड फैक्ट्रीज एंड मशीन्स टुडे, आउटपुट निकलेगा कहां से? प्रॉब्लम इज दिस, ये ग्रो हो ही नहीं पा रहा है, और ये सारे ऑफिशियल फिगर्स हैं। तो ये यहां तक आपको समझ में आ गया। तो हमारा अगला सवाल नोट करें, व्हाट आर द की प्रॉब्लम्स फेसिंग द इंडियन इकोनॉमी टुडे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ अ जीडीपी रिबाउंड। ये एक ऐसा सवाल है जो सब जगह पूछा जाएगा, जरा तैयारी रखिएगा। ये खबर इसी से जुड़ी हुई है जो हमने अभी देखी ना, उसी का अगला हिस्सा है, और उसके बाद ये और फिर ये, और मेरा जो डेडिकेटेड सेशन में आज दूंगा उसमें ये सब मैं फिर से आपको अलग ढंग से पढ़ाऊंगा। नीति आयोग, वही अमिताभ कांत वाला नीति, जो वो टू मच डेमोक्रेसी वाले अमिताभ कांत। नीति आयोग को अभी बुलाया गया था पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी ऑन फाइनेंस के सामने, संसद की जो स्थायी कमेटी है वित्त की, कि भैया ये बताओ कि भारत की अर्थव्यवस्था में चल क्या रहा है, चाइना कहां जा रहा है, अमेरिका यूरोप कहां जा रहे हैं, हमें बताओ, हमें नहीं मालूम, तुम हमें बताओ। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस बहुत ताकतवर कमेटी होती है। आपको पार्लियामेंट्री कमिटीज की जानकारी है अच्छे से? अगला सवाल नोट कर लो, कमेंट ऑन द कल्चर ऑफ पार्लियामेंट्री कमिटीज इन इंडिया। ठीक है, ये बहुत बढ़िया कल्चर है भारत में और इसकी वजह से बहुत अच्छे नीति निर्माण हो पाते हैं। दोस्तों,
तो इस कमेटी ने नीति आयोग को बुलाया। नीति आयोग ने अपना पूरा प्रेजेंटेशन दिया। प्रेजेंटेशन बनाने में और पीडीएफ रिपोर्ट बनाने में तो इनका कोई हाथ पकड़ नहीं सकता। नीति आयोग ने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया कि चाइना की अर्थव्यवस्था पैंडेमिक से बाहर आ गई है और भारत को अभी थोड़ा समय और लगेगा। और दुनिया की अलग अलग अर्थव्यवस्थाओं की तुलना करते हुए नीति आयोग ने पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस को बताया कि चाइना सबको पीछे छोड़ के आगे भागता जा रहा है और भारत को भी यहां से 2 साल लगेंगे फिर से 2019-20 के स्टेटस पे आने में। यह बहुत बड़ी बात है। जब ये मीटिंग पूरी हुई तो उस कमेटी ने यह बोला कि हमें नीति आयोग के प्रेजेंटेशन से बिल्कुल भी संतुष्टि नहीं है। कुछ हफ्ते बाद बुलाया कि आप एक प्रॉपरली अलग से प्रेजेंटेशन लाइए और यह बताइए कि सच्चाई क्या है, आज हमारी अर्थव्यवस्था कहां है, यह पार्लियामेंट्री कमेटी ने बोला है। और हमें रास्ते बताइए कि हम क्या 10 काम करें कि भारत की अर्थव्यवस्था तगड़क 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 कुलांचे भरने लगे। वो घोड़े भागते ना बॉलीवुड में, तगड़क तगड़क, वो पूछेगा, म्यूजिक भी सही आता है एकदम। तो इस प्रकार से जैसा कि हम देख रहे हैं, रबर इज नाउ मीटिंग द रोड एज वी से। मेरा अगला सवाल नोट करें। प्रेजेंट अ सिंपल कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ द रिकवरी मोड शोन बाय वेरियस इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड पोस्ट पैंडेमिक। ये आज हिंदुस्तान टाइम्स ने बहुत ही बढ़िया एनालिसिस दिया है। तो आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, आपको नीचे लिंक कमेंट में मिल जाती है वीडियो की। हमारी साइट की लिंक है, वहां जाएंगे तो वीडियो भी मिलेगा, क्विज भी मिलेगी, पीडीएफ भी मिलेगा, वहां से डाउनलोड कर लेना। इसमें इन्होंने अलग अलग तरीके से बताया कि टैक्स कलेक्शन बढ़ रहा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नौकरियों की स्थिति बहुत भयंकर है। नई नौकरियों का सृजन हो ही नहीं पा रहा है। अभी हम बमुश्किल पिछले लेवल पर जाने के संघर्ष में हैं। To think of an incremental positive growth in salaries and jobs and employment हो ही नहीं रहा है। अब ये कब होगा? शायद 1-2 साल के बाद। देखिए, भारत की जो मिडिल क्लासेस है, आप, मैं, हम में से कोई भी गरीब तो है नहीं सच्चे अर्थों में। हम में से कोई भी एलोन मस्क भी नहीं है। हम सब मिडिल क्लासेस में आते हैं। हम जो मिडिल क्लास के लोग हैं, 2020 हमारे लिए बहुत खराब गया है क्योंकि सबसे ज्यादा व्हाइट कॉलर, ये तो थोड़ा ब्लू कॉलर हो गया हूं मैं आज, सबसे कल व्हाइट शर्ट पहन के आ जाऊंगा, व्हाइट कॉलर हो जाऊंगा। बीच में मैं ग्रीन कॉलर था, फिर मैं पर्पल कॉलर और फिर मैं मैरून कॉलर भी था। जितने भी व्हाइट कॉलर जॉब्स हैं उनमें भयानक कटौती हुई है और जो बचे भी हैं उनमें से कईयों की सैलरीज कम हो गई हैं। सैलरीज अगर सेम है तो वर्किंग आवर्स और वर्किंग एक्सपेक्टेशंस बहुत बढ़ गई हैं। ओवरऑल दिक्कत है। प्लस सेविंग्स हैव बीन रन डाउन, तो ओवरऑल सोशल सेफ्टी, इकोनॉमिक सेफ्टी थोड़ी कम हुई है। यह मिडिल क्लासेस की हालत है और पैरेलल में इन्फ्लेशन आ ही चुका है। तो ये सारी चीजें इसमें कैप्चर्ड है। पीडीएफ से इसको बहुत अच्छे से आप पढ़िएगा। भारत आज अगर 2.7 ट्रिलियन पर है नीति आयोग के हिसाब से, 2034 तक की कहानी दुनिया की यह है। और भारत कहां होगा इसका पूरा डिटेल्ड एनालिसिस मैं आपको मेरे आज के नॉलेज सीरीज के वीडियो में दूंगा। लेकिन फिलहाल मोटे मोटे तौर पर आप ये समझ लीजिए, आज हम यहां हैं। ये समझ में आया दोस्तों आपको? और भारत की अर्थव्यवस्था, ये यहां पर हम 5 ट्रिलियन के टर्म्स में बात कर रहे हैं, यूएस ट्रिलियन इन कांस्टेंट प्राइसेस में। तो भारत की अर्थव्यवस्था रफली हम ये बोलेंगे कि कहीं तो भी तो यहां पर है। माफी चाहता हूं इसके लिए, रफली हम कहीं तो भी तो यहां पर हैं। और यहां से हम 2030 तक कितना उसको आगे ले जा सकते हैं वो हमारी गैप को तय करेगा। तो मैं इसके ऊपर आपको ईयर बाय ईयर पूरे फिगर्स समझा दूंगा। अभी इतना समय इस सेशन में नहीं है, इसलिए एक ब्रॉड आइडिया देके मैंने आपको यहां पर छोड़ दिया। अब मेरा एक बहुत ही सरल सवाल है आपसे, मुझे यह बताइए, जब हम इस तरह से ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स में अर्थव्यवस्था की साइज की बात करते हैं तो इससे होता क्या है? मतलब ये जीडीपी का जो आकार होता है इसका मतलब क्या है? एक सरकार के लिए इसका क्या मतलब है? तो ये मेरा आज का अगला सवाल। व्हाट इज द इंप्लीकेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द साइज ऑफ द इकोनॉमी? तो हम कांस्टेंट टर्म्स में बोले या नॉमिनल टर्म्स में, करंट प्राइसेस में बोले, किसी भी चीज में बोले, सरकार के लिए क्या मतलब है? क्योंकि जीडीपी सरकार का तो होता नहीं है, सरकार को तो उसका एक हिस्सा मिलता है। ये समझते हैं ना आप? बताइएगा। अच्छा सवाल था और इस तरह से सोचना शुरू कीजिए। तो भैया डोनाल्ड ट्रंप ने धमाके कर दिए। कैपिटल हिल में 4 लोग मारे गए, फाइनली उन्होंने सरेंडर भी किया। ये आज के इंडिया के अखबार है, ये देख रहे हैं आप। सारे अमेरिका के देशभक्त लोग किस प्रकार अमेरिका की संसद पे धावा बोल के बैठे हैं। मैं आपको गारंटी के साथ बोल रहा हूं, इनमें से एक भी व्यक्ति को अपने किए का पछतावा नहीं है। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये जो सज्जन हैं डोनाल्ड ट्रंप, आई एम द बेस्ट, इन्होंने इन सबको पिछले 4 साल में कन्विंस कर दिया है
कि सारा मीडिया फेक है, सारी दुनिया फेक है, केवल मैं सच्चा हूं और तुम अगर मेरे साथ हो तो तुम देशभक्त हो, तुम अगर मेरे साथ नहीं हो तो तुम देशद्रोही हो। और ये सब पूरी तरह इसमें यकीन करते हैं। किसी भी देश के लिए इससे खतरनाक कोई बात नहीं हो सकती। नाउ अब होगा यह कि इन्होंने तो हार मान ली, लेकिन ये लोग थोड़ी हार मानने वाले हैं। अगले 4 साल ये नाटक चलने वाला है और ये पूरे देश को चलाने में जो बाइडेन और कमाला हैरिस के लिए नाक में दम कर देंगे। आपको समझ में आया? तो ये भारत में जो कवरेज था, प्रो ट्रंप मॉब, मतलब मॉब ही बना दिया पूरा लोगों को उन्होंने। अब जब ये चल रहा है तो चाइना, रशिया, नॉर्थ कोरिया सबको बहुत मजा आ रहा है। मजा क्यों आ रहा है? चाइना ने अमेरिका पर चुटकी लेते हुए कहा कि पिछले साल जब हमारे यहां हांगकांग में ये सारे प्रोटेस्ट चल रहे थे, इस साल तो हमने कुचल दिए, नया कानून बना दिया, नेशनल सिक्योरिटी, सबको जेल में ठूस दिया, कुछ को तो ऊपर पहुंचा दिया, अब कुछ नहीं हो रहा, ऐसा विद इन ब्रैकेट है। लेकिन जब पिछले साल हो रहा था तब आप लोग क्या बोल रहे थे? व्हाट अ ब्यूटिफुल साइट। देखिए, पिछले साल कमाला हैरिस ने कहा था दैट दीज प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्टर्स इन हांगकांग आर अ ब्यूटिफुल साइट। तो चाइना ने कल बोला, ओहो व्हाट अ ब्यूटिफुल साइट दिस इज, क्या ब्यूटिफुल साइट है, ऐसा खूब टांग खींची अमेरिका की। हालांकि कंटेक्स्ट भी गलत है, रेफरेंस भी गलत है, इंटरप्रिटेशन भी गलत है। दिस इज एन एब्रेशन इन अ वेरी गुड डेमोक्रेसी, and what is happening in China is the fight for democracy in an absolute aberration called authoritarian communism। दोनों में कोई कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। अब चाइना को कौन समझाने जाएगा? उसको समझाने जाएंगे तो वो पलट के 500 पन्ने का एक दस्तावेज जारी कर देगा, कौन पढ़ेगा यार, टाइम किसके पास है? तो चाइनीज जो है वो मजे लेने पर आ गए हैं। साथ ही साथ उन्होंने एक गंभीर बात कही कि तुम कितना भी बोल दो, हांगकांग में एक भी आदमी की मौत नहीं हुई है अभी तक पिछले 6-7 सालों के प्रोटेस्ट में, और तुम्हारे यहां तो एक ही दिन में तुमने 4 लोगों को मार डाला। अब भाई मौत हुई है नहीं हुई है ये तो सब जानते हैं, तुम डेटा आने कितने देते हो? पैंडेमिक का कौन सा डेटा तुमने बाहर आने दिया? और चाइना ने अंत में एक चेतावनी जारी की है अमेरिका को कि तुमने हाल में तिब्बत को लेकर कानून बनाया, मुझे बताएंगे कमेंट थ्रेड में कौन सा कानून पारित किया अमेरिका में? तुमने हांगकांग को लेकर कानून बनाया, तुम सैंक्शंस लगा रहे हो वीगर मुसलमानों की प्रताड़ना सो कॉल को लेकर, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। धमकी दी अमेरिका को कि बड़ा देख लेंगे तुमको हम। तो प्यारे दोस्तों, हमारा अगला सवाल नोट करें। Why is America legislating on issues related to the Uyghur Muslims, Tibet and Hong Kong? अच्छा सवाल है, सरल सवाल है लेकिन अच्छा सवाल है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशंस की मुझे मिली, यूएसआई की। यूनाइटेड सर्विसेज इंस्टीट्यूशंस ने भारत की सेना का विस्तृत अध्ययन किया, उनका काम ही यही है, वो अध्ययन करते हैं। और उस विस्तृत अध्ययन के बाद उनको यह पता चला कि भारत की सेना, सैनिक अधिकारी काफी दबाव में काम कर रहे हैं। तो उस रिपोर्ट को जब मैंने देखा तो उसमें उन्होंने बहुत सारे रीजंस लिस्ट किए हैं। डिनायल ऑफ लीव, सैनिकों को छुट्टी बहुत मुश्किल से मिल पाती है। एक्सेसिव एंगेजमेंट, लगातार यहां वहां पोस्टिंग्स हो रही हैं पीस टाइम में भी, और बहुत सारी सिविलियन ड्यूटीज उनसे करवाई जा रही हैं, जैसे आफ्सपा में कई सालों से लगा रखा है। उनके खुद के घरेलू इश्यूज, ह्यूमिलिएशन बाय सीनियर्स, ये एक ऑफिशियल रिपोर्ट है हाँ यूएसआई की, भारत का ही संगठन है जो पूरा ये स्टडी करता है। रिस्ट्रिक्शंस ऑन यूज ऑफ मोबाइल फोन, तो बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। लैक ऑफ रिक्रिएशन, पर्सनल हेल्थ इश्यूज, और इन सबको बहुत जल्दी रिजॉल्व करने की जरूरत है अगर सैनिकों में वर्क सेटिस्फैक्शन हाई लेवल पर मेंटेन करना है तो काफी इंटरेस्टिंग है ये पूरा। और इसका नेगेटिव आउटकम वही होता है, या तो वो सुसाइड कर लेते हैं या फ्रैट्रिसाइड यानी ब्रदर सोल्जर्स या ऑफिसर्स को गोली मार देना। इट्स वेरी डेंजरस और ऐसे होते हैं। तो ये कहानी है भारतीय सेना की। अब सेना से जुड़े कुछ डेटा मैं आपके लिए लेकर आया हूं। दुनिया में मैक्सिमम स्पेंडिंग कौन करता है, इससे जुड़ा पूरा स्टडी करता है सिप्री, स्टॉकहोम इंस्टीट्यूट ऑफ पीस रिसर्च। तो ये पूरा का पूरा स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, सिप्री के बारे में आप थोड़ा रिसर्च करके कमेंट थ्रेड में हम सबको ज्ञान से आलोकित कीजिए। दुनिया के सबसे ज्यादा स्पेंडर्स मिलिट्री पे कौन है? नंबर 1 है अमेरिका, जो बाकी सबसे बहुत आगे है। नंबर 2 पर आ गया है चाइना, जो धीरे धीरे 10 साल में अमेरिका के करीब आ जाएगा। चाइना ने तो अपना टारगेट घोषित कर ही दिया है कि 2050 तक आई शुड बी दी ओनली सुपर पावर। इन शब्दों में नहीं बोला है लेकिन घुमा फिरा के बोला यही है। और उसके बाद भारत, रूस और सऊदी अरब का नंबर आता है, लेकिन गैप बहुत ज्यादा है और ये काफी डिफाइनिंग गैप है दोस्तों। भारत के सारे आंकड़े आपके सामने हैं पिछले 10 सालों के, ये आपको बहुत यूजफुल रहेंगे, हर जगह काम आते हैं।
और जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम भारतीय सेनाओं के साथ आ रही है, तीनों सेनाओं के साथ, जो पैसा कैपिटल आउटले में जा रहा है वो टोटल बजट का बहुत छोटा हिस्सा है। सैलरीज एंड पेंशन आर टेकिंग अवे मैक्सिमम। मॉडर्नाइजेशन ऑफ द थ्री आर्मीज इज स्लोड डाउन बिकॉज ऑफ दिस। तो भारतीय डिफेंस बजट में रेवेन्यू एक्सपेंसेस का बहुत बड़ा हो जाना कैपिटल एक्सपेंसेस को दबा देता है और आप मॉडर्नाइजेशन कर ही नहीं पाते हैं। और ऐसे में आपके सामने एक ऐसा कॉम्पिटिटर है जिसने फिजिकली एलएसी लद्दाख पर आके अपने सारे जो उसके इरादे हैं वो स्पष्ट कर दिए हैं 2020 में। समझ में आया आपको? तो मेरा अगला सवाल नोट करें। What are the top 3 challenges that the defense planning and spending of India currently faces? मैं उम्मीद करूंगा दोस्तों इस तरह के इनपुट से आपको बहुत कुछ सीखने को, सोचने को, देखने को, समझने को मिल रहा है। किसानों के साथ 8 से 9 वार्ताओं के दौर सरकार ने कर लिए। ये बड़ा खूबसूरत कार्टून मुझे मिला। गंभीर समस्याओं के बीच में थोड़ा हंसी मजाक होना बहुत जरूरी है, नहीं तो सबको हृदय रोग हो जाएगा। अभी हृदय रोग पे भी आ रहा हूं मैं। तो इन 8 राउंड्स की टॉक्स में, 9 राउंड्स की टॉक में नतीजा कुछ निकल ही नहीं रहा है। सब कुछ फिक्स हो चुका है और किसान पीछे हट नहीं रहे हैं, सरकार आगे बढ़ना नहीं चाहती है, दोनों अपनी जगह फिक्स हो चुके हैं। एक बड़ा इंटरेस्टिंग तरीका प्रोटेस्ट का किसान अब ये बोल रहे हैं, जो अपने आप में बड़ा देखने में ही बहुत विशाल लगता है, कि हजारों हजारों ट्रैक्टर्स की रैलियां निकल रही हैं और उन्होंने ये सरकार को चेतावनी दी है कि अगर आपने ये 3 कृषि कानूनों का निरसन नहीं किया, इफ यू डू नॉट रिपील 3 लॉज इमीडिएटली। कौन से बेटा 3 लॉज? पहला लॉ क्या कहता है? यू विल हैव फ्री सेल्स, फ्री ट्रेड इन ऑल एग्रीकल्चरल कमोडिटीज आउटसाइड द एपीएमसीज so that you can have more choice to sell. दूसरा कानून क्या कहता है? That you can start, traders के लिए, you can start stocking a very huge amount and the essential commodity act restrictions will be taken away. और तीसरा कानून क्या कहता है? कि किसान जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में बड़े स्तर पर कंपनियों के साथ इंगेज होकर अपने आप को बेहतर इनकम दे सकते हैं। अब वो चाहते हैं कि तीनों कानून निश्चित हों। उस पर मेरा 2.5 घंटे का एक अलग से सेशन तपस्या सीरीज में उपलब्ध है, फ्री सेशन चैनल पर, तपस्या की प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, टीएपी। अब उस वजह से किसान कह रहे हैं कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस तो हम मनाएंगे, दिल्ली की सड़कों पर हमारे हजारों ट्रैक्टर्स हम लेकर आएंगे। तो दिस इज गोइंग टुवर्ड्स अ फ्लैश पॉइंट नाउ। और अब ये बहुत बड़ा शोडाउन होगा। सरकार बल प्रयोग अंततः करने पर मजबूर शायद हो जाए, जिसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे। किसी को भी नहीं पता क्या होने वाला है। इट्स अ कंप्लीट ब्लैक होल एज ऑन डेट, नो वन नोज व्हाट विल हैपन। तो प्यारे दोस्तों, हमारा अगला सवाल, स्पेक्युलेट ऑन द पॉसिबल वे द फार्मर्स एजिटेशन विल फाइनली बी डिफ्यूज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब आगे चलते हैं दोस्तों। आपको क्योंकि कृषि की बात चल रही तो बहुत बहुत मजेदार इनपुट देना जरूरी है। वर्ल्ड फूड प्राइसेस आर रैपिडली राइजिंग नाउ। आपने एक टर्म सुना होगा, कमोडिटी सुपर साइकिल्स। ये सारे कमोडिटी हैं, हिंदी में जिन्स कहते हैं। मेटल्स एक कमोडिटी सेगमेंट है, एग्रीकल्चर एक कमोडिटी सेगमेंट है। लगातार दिसंबर 7वां महीना था, विश्व खाद्य की कीमतें बढ़ रही हैं और ये सब बताता कौन है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन का है। शक्कर के अलावा बाकी सारी कैटेगरीज बढ़ रही हैं। फूड प्राइस इंडेक्स याद रखिएगा, अभी आपको दिखा भी दूंगा। ये रहा एफएओ का फूड प्राइस इंडेक्स, देख रहे हैं आप किस प्रकार से ये फूड प्राइस इंडेक्स लगातार बढ़ता जा रहा है। मतलब 2021 में दुनिया में फूड प्राइसेस लगातार अप एंड अवे होने वाली हैं। अगर इतना आपने देखा और समझा तो हिस्टोरिक पीक फूड प्राइस इंडेक्स का 2011 में था। आज ये इंडेक्स उससे 25% नीचे है और आने वाले 1-2-3 सालों में अगर फिर से पैंडेमिक नहीं फैला और वो बहुत ज्यादा फिर से दिक्कत नहीं हुई तो फूड प्राइस इंडेक्स हिस्टोरिक को भी पार कर सकता है। तो आने वाले समय में खाद्य महंगाई बढ़ेगी और दुनिया भर में जितने बड़े बड़े मल्टीनेशनल कॉरपोरेट्स हैं जो एग्रीकल्चर के क्षेत्र में हैं, अच्छा खासा प्रॉफिट कमाने का समय उनका अब आया है। तो ये सारी कहानी है फूड प्राइस से संबंधित। इसको देखिएगा, समझिएगा। कुछ सेगमेंट में उतना शार्प प्राइस नहीं है, कुछ सेगमेंट्स में काफी शार्प प्राइस है। तो दिस इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग इनपुट और इस स्टेज पर आज लेना जरूरी था। हमारा अगला सवाल नोट करें, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ एफएओ's फूड प्राइस इंडेक्स। इस पे सवाल बन सकते हैं, तैयारी रखिएगा। और इन जनरल भी एग्रीकल्चर पर इतनी बात हो रही है तो आपको मालूम होना चाहिए।
महिलाओं पर दुनिया भर में अत्याचार होते हैं, भारत में भी होते हैं। उत्तर प्रदेश के बदायूं में एक बहुत बहुत भयानक गैंगरेप और हत्या का मामला आया। अलग अलग अखबारों ने उसको अलग अलग ढंग से कवर किया, कई ने तो कवर ही नहीं किया। इकोनॉमिक टाइम्स में काफी विस्तृत उसका कवरेज आया है। बहुत भयानक घटना। पुलिस ने कार्रवाई बाद में की, अरेस्ट भी हो रहे हैं, सब हो रहा है। नेशनल कमीशन फॉर विमेन NCW की सदस्य और एक पॉलिटिशियन चंद्रमुखी देवी वहां गई। उन्होंने सब कुछ देखा और उन्होंने जो दोष है उस महिला पर ही मढ़ दिया कि इतनी रात को निकलने की जरूरत क्या थी। मैं उनसे सहमत हूं, उन्होंने बिल्कुल सही कहा, लेकिन मैं चंद्रमुखी देवी से भी बेहतर एक सजेशन देना चाहूंगा। महिलाओं को यह बोलना कि आपने कपड़े गलत पहने हैं, आप गलत समय पर निकली इसलिए रेप हुआ, उससे बेहतर हम एक दूसरा काम करते हैं। क्यों ना हम सरकार से निवेदन करें कि एक ऐसा शाम का टाइम सेट कर दिया जाए 5:30, पौने 6, जिसके बाद मर्दों का बाहर निकलना बैन हो जाए। अगर मर्द बाहर ही नहीं निकलेंगे कानूनी रूप से तो ये सारी घटनाएं अपने आप ही रुक जाएंगी, है ना। ये बेहतर सजेशन है। तो महिलाएं फिर आराम से जिंदगी एंजॉय भी कर सकती हैं। तो मैं चंद्रमुखी जी को बोलूंगा कि वो आगे सरकार को ऐसे सजेशंस दें, क्योंकि इतना संवेदनशील बयान उन्होंने यहां दिया, इतनी सेंसिटिव है महिला राइट्स के लेके, तो हम एक कदम आगे जाके क्यों ना ये कानूनी बनवा दें। आपको क्या लगता है? कमेंट थ्रेड में मुझे जरूर जरूर बताइएगा। संवेदनशील नागरिकों से संवेदनशील समाज बनता है। फिलहाल तो हृदय की संवेदनाओं की बात हो रही है। एक बिल्कुल ही नया रिसर्च हुआ है एडिपो1R का, एडिपोनेक्टिन रिसेप्टर प्रोटीन 1, जिसने यह पहली बार ढूंढ के निकाला है सॉलिड जेनेटिक एविडेंस कि भारत के लोगों में होने वाले हृदय रोग और डायबिटीज के बीच में क्या रिलेशनशिप है, मतलब दक्षिण एशिया के लोगों के बीच में। और कार्डियोमायोपैथी, जो बेसिकली हमारे हृदय का फेल हो जाना होता है, मतलब फिजिकली, ऐसे तो दिल टूटता रहता है, लड़के लड़कियों का प्रेम होता है, प्रेम टूटता है, हाय मेरा दिल टूट गया, हाय मेरा दिल चुरा के ले गई, हाय मेरा दिल चुरा के ले गया, वो वाला फेलियर अलग है। ये एक्चुअल फिजिकल कार्डियोमायोपैथी की बात हो रही है। और मेटाबॉलिक प्रॉब्लम, कमर के आसपास का वसा होना, हाई बीपी होना, इनका क्या लिंक है? तो इस पे फाइनल एक इनको सबूत मिल गया है, जिसका फायदा यह होगा कि आगे चल के जेनेटिक टेस्ट करके आप एडवांस में बता सकते हैं कि किसका दिल कब फेल होने वाला है। तो प्यारे दोस्तों, ये इन सबके बीच का इंटरकनेक्शन है। ह्यूमन बॉडी जो है वो अपने आप में एक चलती फिरती मशीन है, बहुत कॉम्प्लेक्स मशीन है, इसका सम्मान करना बहुत जरूरी है। तो हमारा अगला सवाल नोट करें। Explain the link found between the heart diseases and metabolic problems as prevalent more in South Asians. इस साल कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने की अब पूरी पूरी संभावना है। तो भैया पेट्रोल पंप पर अब 100 रुपए से ज्यादा का पेट्रोल और डीजल खरीदने के लिए खुद को तैयार कर लो, क्योंकि सरकार टैक्स तो कम करेगी नहीं, वो सबसे बड़ा स्रोत हो गया अर्निंग का। सऊदी अरेबिया ने प्रोडक्शन कट्स अनाउंस कर दिए हैं, सो बी रेडी फॉर अ राइज इन पेट्रोल एंड डीजल प्राइसेस। माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे प्रीमियम प्रोग्राम्स में। नीचे ज्वाइन का बटन दिख रहा है, और अगर यहां ज्वाइन का बटन नहीं दिख रहा है तो आप हमारी पीटी की साइट पर आ जाइए और वहां पर आपको हमारे प्रीमियम प्रोग्राम्स मिलेंगे। जुड़िएगा, बहुत बहुत मजा आएगा। आज के दोनों एडिट्स मैंने आपके लिए लगा दिए हैं। पहला एडिट जो है 2021 के बाद आने वाले 20 साल किन देशों के, बहुत अच्छा है, पढ़िएगा। और आज इतने सारे डिजिटल पेमेंट ऑप्शन में आपके लिए कौन से बेहतर हैं, उससे जुड़े सवालों के बहुत सारे यहां पर आपको सवाल और जवाब दोनों मिलेंगे। उम्मीद करता हूं आज का सेशन आपको बहुत अच्छा लगा। आज के सेशन में सबसे अच्छी चीज क्या लगी वो हमें बताइए। पढ़ते रहिए, सेशन को लाइक और शेयर कर लीजिए, पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। नॉलेज सीरीज भी आज से शुरू हो रही है, उसे देखिएगा। और इसी तरह हम जनवरी में 20 सेशंस आपको करा देंगे, और आप आगे हमसे क्या क्या चाहेंगे हमें जरूर बताते चले। नमस्कार, जय हिंद।